नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश मध्यकाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों के तहत विशेषज्ञों और आम जनता से व्यापक स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस प्रक्रिया को बजट संवाद का नाम दिया, जिसका उद्देश्य बजट को ज्यादा समावेशी और जन कल्याणकारी बनाना है। बजट पर संवाद में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विभिन्न क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की, जिसमें आगामी बजट को आधिकारिक, जनोपयोगी और प्रभावशाली बनाए जाने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किए। ये कार्यक्रम बजट पर संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, वित्त आयोग, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ कृषि और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करना है। सरकार ने आगामी 2026-27 के बजट के लिए भी अभी से जनता की राय लेना शुरू कर दिया है, जिससे राज्य के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को मजबूती दी जा सकेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृत संकल्पित है। अब वित्त विभाग बजट की तैयारी कर रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे बैंकिंग, ग्रामीण विकास, जनजातीय, आर्थिक एवं वाणिज्यिक, जेंडर बजट, पर्यावरण के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के लिए बजट पर संवाद किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गरीब, किसान, युवा, नारी शक्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये लगातार 5वां साल है जब बजट पर संवाद आयोजित किया जा रहा है। बजट पर संवाद कार्यक्रम में बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त आयोग, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, उद्यान, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फिल्म में सफलतापूर्वक काम कर रहे हितधारकों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इससे विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश के आगामी बजट में अपने सुझावों के माध्यम से सहभागिता निभाकर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि में आम जनता भी अपना योगदान दे सकेगी। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। तो बजट पर संवाद होगा और तमाम जो विशेषज्ञ हैं, जो हितधारक हैं, उनसे भी संवाद किया जाएगा, सलाह परामर्श लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। हमारा जो प्री बजट डिस्कशन है वो बेसिकली 3 बिंदुओं पर मैंने इसमें आधारित किया हुआ है, दैट इज ग्रोथ, इक्विटी एंड क्रेडिबिलिटी। जैसा कि लोकेश यादव सर ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक बात कही थी कि हमारे मध्य प्रदेश का जो बजट है उसको बड़ा क्रेडिबल बजट माना जाता है। क्रेडिबल बजट का मतलब ये होता है कि जितना भी पूरे देश विदेश में हम जो भी एक अनुमान अपना स्थापित करते हैं, उन अनुमान को हम हासिल कर पाएँ, ये क्रेडिबिलिटी की बात होती है कि हमारे आंकड़े केवल सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो वास्तविकता होती है। माननीय प्रधानमंत्री का एक जो हमारा विजन है, दैट इज विकसित भारत बाय 2047, उसी लाइन पर मध्य प्रदेश का जो बजट है वो भी उसी पर आधारित है और मध्य प्रदेश भी इस प्रधानमंत्री के विजन के साथ में कंप्लीटली अलाइंड है। ये इसलिए हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट है वो कहाँ से आता है? वो टैक्स पेयर की सैलरी से आता है, वो टैक्स पेयर की कंट्रीब्यूशन से आता है। ये जो पूरा कंसल्टेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे समाज के विभिन्न लोग जिन्होंने बहुत काम किया है, जिनके पास बहुत नॉलेज है, चाहे वो इंडस्ट्री के हो, सोशल सेक्टर के हो, एग्रीकल्चर के हो, वो सब एक साथ आकर एक चिंतन करें और देखें कि बजट में एक्चुअली होना क्या चाहिए। ये सबसे क्रिटिकल है क्योंकि आज यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का जो अगले साल का बजट है वो कहाँ जाएगा, कहाँ खर्चा करे सरकार और क्यों उस एरिया में खर्चा करना ज़रूरी है। तो आज हमने सुना, काफ़ी लोगों ने बहुत डिफरेंट बातें बोली। कोई कह रहा है कि हाँ बच्चों में इन्वेस्ट करिए, कोई कह रहा है युवाओं में इन्वेस्ट करिए, मैं बोलने वाली हूँ कि औरतों में इन्वेस्ट करिए। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके जो यूनिक चैलेंजेस हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो आज बताए जा रहे हैं और इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ा फोरम है। ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल नियरली 27 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं इन ग्रोइंग मध्य प्रदेश। ग्रोथ इन मध्य प्रदेश समिट भी हुई थी। इतना सारा निवेश अब आ रहा है, लेकिन जब निवेश आता है तो एक सरकार को उसके लिए प्रिपेयर्ड भी होना चाहिए कि आपका निवेश एक तो आता रहे हर साल और दूसरा आपका जो वर्क फोर्स है, आपके जो लोग हैं स्टेट में, वो भी रेडी हों वो काम करने के लिए। तो इन्हीं विषयों पर आज हम चिंतन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को और कैसे प्रिपेयर्ड बनाएं नई इंडस्ट्रीज़ के लिए। और सबसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं
उनके ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है कि उनको कैसे सपोर्ट करा जाए। महिलाओं के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है कि महिलाओं को सरकार और कैसे सपोर्ट करे। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है। लाडली बहना इतना सक्सेसफुल योजना है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि लाडली बहना का जो कैश ट्रांसफ़र है वो तो चले ही, लेकिन जॉब्स भी मिले, औरतों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो इसके ऊपर हम पूरा चर्चा आज कर रहे हैं। जहां पर बजट पर संवाद को लेकर आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जल्दी से परिचय करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ रमेश शर्मा जी। रमेश जी, बहुत स्वागत आपका करता हूं। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोकुल पटवा जी। गोकुल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ एक और अर्थशास्त्री हमारे साथ राजेंद्र कोठारी जी। राजेंद्र साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत राजेंद्र जी आपसे ही करते हैं। ये जो सरकार अब फैसला ले चुकी है बजट पर संवाद का, ये 5 साल से किया जा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम भी इससे पहले देखने को मिले थे। इस बार स्थितियां क्या कुछ बदली हुई लग रही हैं? और ये जो बजट पर संवाद सरकार ने फैसला लिया है, इसके कुछ फायदे दिखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि देश की प्रति व्यक्ति आय 4,56,000 है और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,75,000 है। मध्य प्रदेश पे 4.5 लाख करोड़ का लोन है। हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है, जो जनता है हमारे साथ, वो है करीब 8 करोड़ और उसमें से 20% लोग ट्राइबल हैं और करीब 50% ओबीसी के लोग हैं जिनको पूर्व ट्रेनिंग और स्किल नहीं है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। हम कहते हैं कि हम कृषि उत्पादन में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हैं, गेहूं में, सोयाबीन में, पर प्रति व्यक्ति आय तो हमारी 1,56,000 है। और जब तक हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे हमारी कृषि पे उत्पादन बढ़े और कैसे हम लोग अपने स्किल इम्प्रूव करें और लोगों को रोजगार दिलाएं, जो आपने बताया कि 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सवाल ये है कि हमारे पास स्ट्रेंथ है मीडियम स्टेपल कॉटन की, तो टेक्सटाइल में अगर हम काम करें तो वहाँ पे महिलाओं पे बहुत रोजगार मिल सकता है। ठीक है। उसी तरह से जो हमारे पास कृषि उत्पादन है, वो चाहे गेहूं हो, चाहे सोयाबीन हो या धान हो, तो हमारे पास अगर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो विभिन्न जिलों में नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पास जंगल हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है और हमारे पास मिनरल बड़े स्ट्रेंथ हैं, पर जब तक हम उसका ठीक से उपयोग नहीं करेंगे और हम ये रिव्यू नहीं करेंगे हर महीने कि हमने कहाँ अचीव किया और कहाँ हम पीछे रह गए, तब तक ये बात बनेगी नहीं। कुछ भी हम भाषण देते रहें, क्योंकि 3 साल पहले प्रधानमंत्री आए थे और सीहोर में बोले थे कि मध्य प्रदेश सबसे प्रगतिशील राज्य है। प्रगतिशील राज्य है, पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तो 1,75,000 ही है और देश की 4,50,000 है। इस पे संवाद जरूरी है और सारे नागरिकों को जुड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम सब लोग नहीं जुड़ेंगे और हम अपनी नींद से बाहर नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। ये बहुत माकूल बात कही राजेंद्र जी आपने कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझना चाहिए। जब सरकार एक कदम बढ़ा रही है तो लोगों को, आम जनता को भी एक कदम आगे आकर इस संवाद में हिस्सा लेना चाहिए और अपने क्या सुझाव हैं ये सरकार के सामने रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने संवाद के दरवाजे खोल दिए हैं। ठीक है, गोकुल जी का मैं रुख कर लेता हूं। गोकुल जी, बजट पर संवाद कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, किसी भी विषय पर जब संवाद होता है तो उसके परिणाम सुखद ही आते हैं। संवाद नहीं होता है तो एक तरफा कार्यवाही होती है। तो स्वाभाविक है कि संवाद करना शुरू किया है तो लोगों की जो भी प्रतिक्रियाएं आएंगी उसके आधार पर निर्णय होंगे। पूरी तरह भले ना हो, जितना भी होगा बेहतर ही होगा। तो ये तो एक अच्छी प्रतिक्रिया है और मैं समझता हूँ कि ये लगभग 70 साल बाद किसी सरकार ने अगर इसे प्रारंभ किया है
तो ये जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं या अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, ये उस क्षेत्र में जाती है। और परंतु इसमें सुझाव जो कलेक्ट किए जा रहे हैं, सुझाव जो दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन सही है या नहीं है, जो कलेक्ट किए जा रहे हैं उन्हें कलेक्ट करने वाले कौन हैं, और उसको फिर ठीक ढंग से पेश किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये इसमें बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं राजेंद्र जी से कुछ मुद्दों पर सहमत हूँ। जहाँ भाजपा से भाजपा की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ रही है। कांग्रेस के ज़माने में एक समय आया प्रति व्यक्ति आय कभी कम भी हुई है। ये 17,240 रुपये कांग्रेस के ज़माने में जो छोड़ी गई थी, उससे आज 1,75,000 रुपये आई है। और जो देश के लगभग 80% राज्यों से ज़्यादा है, कहने को कम है, ऑल इंडिया लेवल पे हम देखें तो कम है। यहाँ तक कि उत्तरांचल और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेशों से, भले वो कांग्रेस शासित हो चाहे भाजपा शासित हो, उससे कम है, परंतु पहले से बेहतर है। पर एक इसमें मेरे हिसाब से जो नेगेटिव पॉइंट है, जो आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तब गवर्नमेंट पर लोन और बजट बराबर हुआ करता था, बल्कि लोन ज़्यादा था, बजट कम था। धीरे धीरे करके भाजपा सरकार ने बजट को ज़्यादा किया, लोन बहुत कम हो गया था। आज एक चिंता का विषय ये है कि लोन भी सरकार पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और देखिए 2-3 तरीके के खर्च होते हैं गवर्नमेंट पे। एक रेगुलर खर्च होता है, जिसे हम सैलरी या जो मजबूरी है करना, उसको आप रोक ही नहीं सकते, सैलरी हो, पेंशन हो, जो रेगुलर खर्च होते हैं। उसमें इंटरेस्ट का खर्च और जुड़ जाता है, तो आपके पास जो पैसा बचता है वो आपका डेवलपमेंट में जो जाता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो हमारा डेवलपमेंट का पैसा ज़्यादातर इंटरेस्ट में जा रहा है, ये एक कमी है। दूसरा, एक और हम चीज़ देख रहे हैं कि राजेंद्र जी ये शायद उस चीज़ को नहीं बता पाए, मैं बता दे रहा हूँ कि जो जीएसटी और इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, बाकी और स्टेट के मुकाबले मध्य प्रदेश का औसतन कम होता जा रहा है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, जबकि एक ज़माना था कि मध्य प्रदेश में इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा था। क्यों हो रहा है, इस पर भी गहन अध्ययन होना चाहिए। इसमें किसी सुझाव की ज़रूरत नहीं, ये गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर्स हैं, ये एक्सपर्ट्स के मैटर हैं, इस पर आम जन सुझाव नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक महक आती है, या जिसे हम कहते हैं गंध आती है, वो आती है कि कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ता जा रहा है, जिससे जो कलेक्शन है वो कम हो रहा है। और कलेक्शन कम हो रहा है तो स्वाभाविक है खर्चा भी कम होगा। प्रति व्यक्ति आय आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं, आखिर उसी के बेस पे है ना। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, उसी के बेस पे है, जो भी बात करेंगे उसी के बेस पे। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। केवल आज जो बात चल रही है कि हम खर्चा कैसे करें, हर डिपार्टमेंट से सुझाव आप ये मांग रहे हो ना कि हम आपके डिपार्टमेंट में, जैसे हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी, हम खर्चा कैसे करें। अरे खर्चा तो आप तब करोगे जब आपके पास आय होगी। आपके लिए आपके पास क्या सुझाव है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उस पर ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए हैं। ठीक है गोकुल जी, माकूल बात आप कर रहे हैं। हालांकि भ्रष्टाचार का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। अब चूंकि एक सवाल मैं आपसे और महत्वपूर्ण लेना चाहूँगा, अगर विकास के लिए अर्थ को हम उसकी रीढ़ की हड्डी कहें तो यह गलत नहीं होगा। चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। सरकार को अर्थशास्त्र की तरफ पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर, चूंकि अभी कुछ समय पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे थे, ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहे थे, अर्थ लाने की कोशिश हो रही है। कहाँ आपको कुछ लूप होल्स समझ में आते हैं? देखिए, दो तरह से आप अर्थ की बात कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपका खुद का क्या है। किसी व्यक्ति ने आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाई, उनका अपना इन्वेस्टमेंट है। मैंने वो दौर भी देखा है जब यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों इंडस्ट्रीज यहाँ लगी और यहाँ से निकल के बाहर चली गई, क्योंकि पहले उन्हें लगा कि यहाँ पे हमें अच्छा माहौल मिलेगा, नहीं मिला। इसमें खासकर ग्वालियर के आसपास के 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई और वो सारी बंद हुई। तो ऐसे ही कंडीशन आज आप लेके तो आ रहे हो। इसमें गवर्नमेंट का खुद का क्या है? खुद का तब होता है जब अपने टैक्स से, अपना जो टैक्स कलेक्शन हुआ उससे अपना कुछ डेवलपमेंट किया हो। जैसे मान लीजिए कोई बिजली परियोजना है, गवर्नमेंट अपने दम पे लगा रही है। जैसे
जो NVDA का डेवलपमेंट हुआ, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का जो डेवलपमेंट हुआ, वो अपना खुद का डेवलपमेंट है। तो वहाँ तो समझ में आता है कि उससे गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है। नो डाउट कि जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका बेनिफिट प्रदेश को ही मिलेगा, परंतु डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। मैं डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूँ कि जिससे इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, क्या उससे कोई टैक्स आ रहा है? क्योंकि अभी अगले 10 साल 5 साल जब तक वो लगा नहीं लेंगे तब तक आपको कोई भी टैक्स का उसमें इनपुट नहीं मिलना। टैक्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप खर्च कहाँ से करेंगे? मेरी चिंता उस बात की है। आज हम रेगुलर देख रहे हैं, हर दूसरे तीसरे महीने एक बात आती है कि इस महीने सरकार 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी, 3 महीने बाद फिर आ जाता है कि 2,500 करोड़ का लोन लेगी। तो ये अचानक क्यों हो रहा है? ये सरकार के साथ अचानक पिछले 3-4 साल 5 साल में धीरे धीरे करके हैबिट बढ़ती जा रही है। और रीट की बात आप जो कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है कि जब कहीं भी इन्वेस्टमेंट होता है, आप रोड बनाइए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिंपल सा। आप कोई भी काम करते हैं, मकान बनाइए, जैसे रोड बनती है या मकान बनता है, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक उसका 15 से 20% रिटर्न टैक्स के रूप में मिल जाता है। तो बन रहा है, ठीक है। आपने अगर 15% उस पर सब्सिडी भी दे दी तो भी गवर्नमेंट एट पार है, कुछ ना कुछ वो कमा ही रही है। बिल्कुल। पर अगर कुछ बन ही नहीं रहा है, केवल आप खर्च कर रहे हो, आप कम रेट पे जमीन दे रहे हैं और मालूम पड़ा अगले 5 साल 10 साल तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो बने हुए हैं पर वहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, आपकी बात दर्शकों तक पहुंची है। रमेश जी का मैं रुख कर लेता हूं, हालांकि समय थोड़ा सा कम बचा है। रमेश जी, ये जो बजट पर संवाद सरकार ने फैसला लिया है, 5 साल से सरकार कर भी रही है, और जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो अपने जो सुझाव हैं वो सरकार तक पहुंचाते भी हैं, बहुत से सुझाव सरकार के काम के भी हैं। आप इस संवाद को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो संवाद प्रक्रिया सरकार ने की है, एक अच्छी प्रक्रिया शुरू की है और संवाद की प्रशंसा होनी चाहिए। वो जमाना चला गया है जब AC के बंद कमरों में बैठ करके बजट बन जाता था, किस पर कहाँ पर टैक्स लगना है, कहाँ कौन सी योजना है, कुछ पता ही नहीं होता था, कहाँ कौन सी इंडस्ट्री लगना है ये तक पता नहीं होती थी। ऐसे उदाहरण है कि जहाँ तुअर होती है वहाँ सोयाबीन की फैक्ट्रियां लग गई थी। तो कुल मिलाकर के सरकार अगर जनता के बीच में जा रही है, विशेषज्ञों के बीच में जा रही है, तो मैं समझता हूँ इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसमें जो सुझाव लिए जाना है, वो जो 2-3 विषय आए हैं सुझाव लेने के, एक तो ये आया है कि तहसील के स्तर पर अगर इन्वेस्टमेंट आना है तो तहसील के स्तर पर किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हर 100 किलोमीटर पर फसल बदल जाती है, 100 किलोमीटर पर खनिज बदल जाता है। तो स्वाभाविक रूप से पांडुरना में अगर बाय द वे जो कोई खनिज होता है वो गंजवासोदा में खनिज दूसरे प्रकार का होता है, मंदसौर में खनिज तीसरे प्रकार का होता है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार लोकल, कहीं ना कहीं जिसको लोकल को ग्लोबल बनाना है, सरकार उस दिशा में जा रही है। स्थानीय लोगों की आवश्यकता कैसे पूरी हो, स्थानीय फसल, थोड़ी देर के लिए मालवा अगर जाना जाता है तो वो कपास के लिए जाना जाता है, विदिशा अगर जाना जाता है तो वो शरबती के लिए जाना जाता है, वो नरसिंहपुर जाना जाता है तो तुअर की दाल के लिए जाना जाता है। तो ये जो विविधताएं हैं देश की, इस विविधता का किस प्रकार उपयोग किया जाए, ये जो संवाद कार्यक्रम है उसमें ये सारी की सारी उसमें चीजें आएंगी। मैं समझता हूँ इस तरफ सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और फिर इसमें जो दूसरी बात जो मुझे अच्छी लग रही है वो ये अच्छी लग रही है कि जन सामान्य से भी वो चर्चा कर रहे हैं और विशेषज्ञों से भी चर्चा करेंगे। तो जन सामान्य ने अगर सुझाव दिया है तो उसको किस प्रकार फ्रेम दिया जाना चाहिए, ये काम विशेषज्ञ करेंगे। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो आधारभूत निर्णय सरकार ने संवाद का किया है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छा निर्णय है और इसके परिणाम अच्छे आएंगे। जी बिल्कुल, परिणाम अच्छे आएंगे, क्योंकि 5 साल से अगर निरंतर ये संवाद कार्यक्रम सरकार रख रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को बहुत अच्छे सुझाव भी मिले होंगे, इसलिए इसे कंटिन्यू किया गया। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे समृद्ध MP का संकल्प की, जिसमें बजट से इसका कायाकल्प होगा। सरकार ने फैसला लिया है बजट पर संवाद होगा, क्योंकि बजट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने लोगों की प्रतिक्रियाएं लेना और एक्सपर्ट्स के सुझाव लेना शुरू कर दिया है। मध्यकाल की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।